कल अबुआ सरकार का पहला बजट आया। सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बजट में यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए सारे खजाने खोल दिए गए हैं। आने वाले 5 वर्षों में झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का मानना है कि जो बजट है वो वादों का पिटारा है। आने वाले दिनों में सरकार के सामने वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ जेल कैंप के प्रवक्ता हैं सूरज साहू जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जेल कैंप का इस पर क्या नजरिया है और जेल कैंप इस बजट को किस रूप में देखती है। इसके साथ ही जयराम महतो का जिस तरह झारखंड की पॉलिटिक्स में अवतरण हुआ है, एंट्री हुई, उसके बाद युवाओं का जो आकांक्षा है वो आसमान पर है, प्रमाण पर है। तो आने वाले दिनों में जेल कैंप की रणनीति क्या होगी, विस्तार की रणनीति क्या होगी और किस प्रकार वह अपने वादों को सरजमीन पर उतार पाएगी। सबसे पहले तो आप सभी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनका तो हम स्वागत करते हैं अपने पार्टी की तरफ से और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही जेल कैंप पार्टी ने शुरू से ही एक नारा दिया था। मैं वहां से आपकी शुरुआत करता हूं। हमने कहा था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है इसमें पूरे राज्य में इस झारखंड को एक राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है, एक शैक्षणिक आरक्षण की जरूरत है। राजनीतिक और शैक्षणिक आरक्षण कहने का सिर्फ मेरा ये मतलब है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है। क्यों? क्योंकि आप सामाजिक परिवेश को देखेंगे, किसी भी समाज या किसी भी राज्य, किसी देश का जो निर्माण होता है उसका जो रीढ़ है वो शिक्षा है। आप इस चीज को समझिए कि झारखंड एक ऐसा, झारखंड जैसे नाम से ही लग रहा है कि झारखंड मतलब जंगल का जगह, जंगल की जगह। यहाँ पर जो हमारा जो मेन बिंदु था वो शिक्षा था, वो मुख्य बिंदु था, एजुकेशन था। किसी भी हाल में अगर आप किसी समाज का अगर शिक्षा दुरुस्त है तो वो समाज आगे जाएगा। इस बजट में हम लोगों ने शुरू से कहा कि राज्य में, आप संयुक्त बिहार में जब हम लोग थे तो 5वीं शताब्दी में वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, 6वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय वहां मिले। उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र जिसको झारखंड राज्य कहा जाता था वो हम लोगों का उस यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी पड़ता था। बड़े बड़े स्कॉलर चाहे जापान हो, भूटान हो, अलग अलग जगह से वहां पढ़ने आते थे। हमारे राज्य के लोग पढ़ नहीं पाए। 1845 में पहली बार यहाँ के लोगों ने शिक्षा को जाना, रोमन कैथोलिक के आने के बाद। जंगल सर, आप तो देख रहे हैं पूरे झारखंड, रांची में आप खड़ा है 5 किलोमीटर कहीं दाहिना बाएं चल जाइए आपको जंगल मिल जाएगा। तो 1845 में जब रोमन कैथोलिक लोगों का आगमन हुआ तो यहाँ का शिक्षा का ज्योत जला। हालांकि उनका जो मेन मकसद था उनका टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ सोशल हेल्थ एंड एजुकेशन, उनका एक मिशन था। लेकिन फिर भी उनका ये सोच था कि लोगों के क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है, लेकिन फिर भी एजुकेशन जो लाया उनको क्रेडिट जाता है। हमने कहा था राज्य सरकार से, मेरे पार्टी की सुप्रीमो ने भी यह बात कहा था कि भाई राज्य में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है शिक्षा की कमजोरी। अगर आप बजट का 50% भी शिक्षा पर आप देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक चीज बताइए, आपने मैया सम्मान योजना लाया, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पूरे इस बजट का, कितना 1000 करोड़ हम लोगों ने मैया को सम्मान देने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि आपने मैया को 2500 रुपए देकर के सम्मान दिया, लेकिन उसका बच्चा वही सुबह उठ करके एक बर्तन और कटोरा लेकर के, खिचड़ी लेकर के पढ़ने जाता है। उस मैया का ये सम्मान है? हमने कहा था कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऐसा करिए, इस बजट को होल्ड करिए और 50 to 60% पैसा आप पहली बार, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो यू हैव टू टेक ए रिस्क, हायर द रिस्क हायर द गेन। हमारी पार्टी ने एकदम ओपन फोरम पर कहा था कि झारखंड को शैक्षणिक आरक्षण की आवश्यकता है। शैक्षणिक आरक्षण की मतलब जितना भी यहाँ पर स्कूल है इसको मॉडरेट किया जाए, हाईटेक किया जाए। यहाँ पर जितना भी जिला है वहां पर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। वही घिसा पिटा नहीं कि नर्सरी केजी प्रेप हुआ, 1 to 10 हुआ और वही ग्रेजुएशन करके हम बच्चा लोग को एक बेरोजगार का अंबार फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमने कहा था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से टेक्निकल एजुकेशन में लोगों को कन्वर्ट करिए और हमारे यहाँ जो आम बीए में हो रहा है उसको बीटेक या एमटेक में कन्वर्ट करिए, एमबीए में कन्वर्ट करिए, एमबीबीएस में कन्वर्ट करिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ाइए लोगों को। आप इस तरह से करेंगे और जब एक बच्चा, और एक ऐसी व्यवस्था आप बनाइए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि 1 एजुकेशन सिस्टम लेकर आइए, 1 सिलेबस सिस्टम लेकर के आइए। अगर यहाँ पर अगर 81 विधानसभा में हमारे विधायक जैसे अगर तत्पर लोग होते तो 1 एजुकेशन 1 सिलेबस सिस्टम आ जाता तो 500 करोड़ का बच्चा, 500 करोड़ का आदमी का बच्चा एक सिलेबस पढ़ के जाता। आप बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की, इसी बजट में 6 मेडिकल कॉलेज, 3
यूनिवर्सिटी, 2 या 3 लॉ कॉलेज की बात की गई है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो है एक बेहतर कदम उठा रही है? सर आप बात को समझिए। मेडिकल कॉलेज आपने बनाई, बात को समझिए। आप इनिशिएशन करते हैं तो आप 0 से 100 पर करिए, तब आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, राइट? सही है। अब आपको क्या लगता है कि इस राज्य का जो मूल प्राणी है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो यहाँ का जो झारखंडी माटी का बेटा है, वो 80% जाकर के पढ़ाई कर रहा है सरकारी स्कूल में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, 80% बच्चा जो झारखंडी माटी का है, जिसने अपने खून और लहू से झारखंड बनाया है, उसमें 80% बच्चा से जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसमें कितना जाकर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। उसके लिए मैं उसके लिए मैं क्या कर, रिजर्वेशन नहीं सर, रिजर्वेशन पॉलिसी अभी भी तो है। रिजर्वेशन नहीं सर, रिजर्वेशन नहीं। आप मेरी बातों को समझिए। ये जो झारखंड है, ये झारखंड बना था यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, लेकिन यहाँ पर अब मिक्स कल्चर चला। आप बीमारी समझ नहीं पाए सर। आप यहाँ पर कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बना दो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप बच्चों का इंटरव्यू लेना, 80% लोग आपको बाहर मिलेंगे। मेरा सवाल आप फिर नहीं समझे, मेरे जवाब को समझिए। हम जिस माटी की बात करने आए हैं, जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं, जिस दिन 85% वहां का आइडेंटिफाई करिएगा आपकी ये झारखंड के इस जिला से, इस गांव से खतियानी परिवार का बच्चा है, उस दिन हम समझेंगे कि सरकार का हर मुहिम सक्सेस है। और आप अभी कोई यूनिवर्सिटी, आप कोई कॉलेज बना लीजिए, आपको 90% लोग बाहरी बच्चा मिलेगा। हम कैसे कहेंगे कि मेरा झारखंड खुश है? अच्छा, एक चीज बताइए, हाल के दिनों में जयराम महतो ने कुर्मी जाति को आदिवासी दर्जे की मांग की है, और इसके साथ ही आदिवासी समुदाय जो है उनके बीच में कुछ नाराजगी या चिंता देखी जा रही है। कैसे इस चिंता का समाधान कीजिए? बात को आप समझिए। देखिए, हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब है कि मुंडा शासन व्यवस्था हो शासन व्यवस्था हो। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तब से चल रहा है 64वीं ईस्वी से। 64वीं ईस्वी से अभी आप कहाँ आ गए हैं? उसमें हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या था कि किसी भी चीज़ का मुखिया कौन है तो महतो है, किसी भी चीज़ का धर्म का मुखिया कौन है, पाहन है। उस लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या था कि जो हमारा समुदाय, जैसे मैं बायकास्ट सुंडी हूँ, लेकिन हमारे परदादा का नाम खतियान में महतो है। इस बात को आप समझिए। एक ऐसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम लोग चल रहे थे जहां पर बहुत कम अंतर था कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में। आप उनके कल्चर और ट्रेंड को अभी भी देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये आदिवासी समाज नहीं है। उसी समाज में कुछ लोग आगे निकल चल जाते हैं। आप जैसे कि एससी का आप मामला ले लीजिए। आप एससी में कितने कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब में कितने कास्ट है? आप शेड्यूल कास्ट की बात करें तो आप देखे होंगे उसमें पासवान समाज के भी लोग हैं, महार समाज के भी लोग हैं, लेकिन कुछ समाज का लोग बहुत आगे निकल गया। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? लेकिन और लोग दबे कुचले रह गए। हरिजन समाज को देख लीजिए तो हम अपने देखते हैं, जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है, उसमें उदाहरण देखते हैं, उसमें महार समाज के हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, हरिजन समाज के भी लोग हैं, पासवान समाज के भी लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो समाज के जो कुछ वर्ग है उसी में जो कि बहुत पीछे है और उसी समाज में बहुत आगे है। आप आदिवासी शब्द का जब यूज करते हैं तो आप कहीं भी उसमें कुर्मी को बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुर्मी समाज अपग्रेडेड सोसाइटी है। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से पूरे आदिवासी समाज में उनको मिक्स कर दिया जाए। इस पर स्टडी हो, रिसर्च हो, लेकिन उसको एक स्पेशल कोड के तहत आइडेंटिफाई करना चाहिए। निश्चित रूप से। पर जो आदिवासियत की पहचान रही है या पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो पैमाना रहा है आदिवासी समाज को चिन्हित करने का, वो रहा है हंटिंग और गैदरिंग। यदि इन दोनों पैमाने पर आप यहाँ के कुर्मी समुदाय को मापने की कोशिश करें, उसे परखने की कोशिश करें, वो फिट नहीं बैठते हैं। ये कैसे होगा यार? हम बोले सर ये अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब है कि हम रांची से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, भी हम रांची में आ गए हैं, लेकिन हम थे वही, लड़ाई उस बात पे। यदि ये पैमाना है, यदि आपकी इस पैमाना को मान लें तो सिर्फ कुर्मी नहीं, यहाँ के और भी कई जातियां जो हैं इसके हकदार हो जाएंगी। सर हम एक बात, कुर्मी ही क्यों, हम एक बात आपको बता देते हैं। जैसे झारखंड की राजनीतिक विकास को अगर आप पढ़िएगा तो आप एक चीज देखिएगा कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, आप देखते होंगे एक चीज को आप समझिए कि बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जो हमारा हिंदू समाज का
जो हमारे हिंदू समाज का जो कल्चर ट्रेंड है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब हम लोग जो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है। हम लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सनातन धर्म पारंपरिक और पुरानी है, उस तरह से सरना धर्म, हम सरना को धर्म बोलते हैं, याद रखिएगा, वो कोई बाई पार्शियल पार्ट नहीं है कोई कम्युनिटी का। सरना सबसे पुराना धर्म है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1940 में जब सर्वे होता था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, उसके बाद जैन धर्म में दोनों धर्म, ठीक है, उसके बाद एक कोड आता था सरना का भी। लेकिन जैसे सरना नहीं सर, ट्राइबल कोड नहीं, ट्राइबल कोड नहीं था सर, सरना धर्म था। 1940 हो सकती है, मेरी जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार ट्राइबल कोड 1940 was the last one, उसके बाद नहीं हुआ। आजादी के बाद जब बोले समाज का संभ्रांत और कुलीन फैमिली जब आगे बढ़ता है, तो जब आजादी के बाद जब लोगों को प्रमोशन मिला, सभी धर्म के लोगों को, तो आदिवासियों को इस तरह से लोग समझा कि तुम ईसाई में आ जाओ, तुम हिंदू में आ जाओ। उन लोगों का धर्मांतरण हुआ 40 के बाद। तो जो जिसको जहां जहां इन्फ्लुएंस में लेना चाह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि सरना धर्म एग्जिस्टेंस धर्म है, और सरना धर्म कोड का भी हम लोग मसला को मानते हैं। सरना धर्म कोड की बात तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, हाँ। तो मिलना ही चाहिए उन्हें। हमारा सवाल तो उसी महतो समुदाय की ओर है ना। हाँ। महतो समुदाय अपने को हिंदू मानता है, इस बात को तो अपने को हिंदू नहीं मानता है। कुड़मी समुदाय, हम भी बोले इन्फ्लुएंस है उसमें। हाँ, कुड़मी समुदाय अपने को पूर्ण रूप से हिंदू मानता है, अपने को शिवाजी का वंशज मानता है। एक कंट्राडिक्टरी नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है। आप जब कुड़मी समाज को पढ़ेंगे, कुड़मी समाज के लोग में आप जाएंगे, तो सर ये बहुत रेलिवेंट है। मैं झारखंड घूम रहा हूँ सर, मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, किताब कलम के आलोक में हम नहीं बोल रहे हैं अभी। अगर आप उसके ट्रेंड और कल्चर पर बात करेंगे सर, कुड़मी सोसाइटी इज वेरी रिलेवेंट टू द आदिवासी सोसाइटी। मैं कुड़मी समुदाय के दावे को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि जिस पैमाने पर आप कुड़मी को आदिवासी मान रहे हैं, यह पैमाना झारखंड की दूसरी कई जातियों पर भी लागू होती है, जिसमें आप जिस सारू जाति की बात करें वह भी लागू होता है। उसका भी ट्रेडिशन, उसका भी कल्चर, और दूसरे भी जो झारखंड में जातियां, उनका भी ट्रेडिशन, उनका भी कल्चर, उनका भी रीति रिवाज, बोल चाल, सब आदिवासी समाज की जो संस्कृति और सत्ता से मिलती है। तो क्या इसी आधार पर उन्हें आदिवासी मान लिया जाएगा? बंगाल टेनेंसी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, उससे पहले भू हल्धर का जो सिस्टम था हमारे यहाँ, उन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे तो अगर आप बिहार टेनेंसी एक्ट को भी पढ़ेंगे, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पढ़ेंगे, तो जिस रेलिवेंट में इन लोगों को रखा गया है वही पैमाना बन रहा है सर, और उसी पर सब रिसर्च हो रहा है। हम लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये जो समुदाय है, नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि ये जेल किम का पॉलिटिकल स्टंट है या रियलिटी में वो महतो समुदाय को या कुड़मी समुदाय को आदिवासी दर्जे में शामिल करने का आकांक्षी है? सर आकांक्षी नहीं है सर, लेकिन हम लोग इसके पक्षधर हैं सर। क्यों सर हैं पक्षधर? तो वोट लेने के लिए भी हो सकता है ना। ना। अगर ऐसा कोई बात होता तो कह दी होती। आंसू का पूरा वोट खाना है तो चलो भाई कुड़मी समुदाय के एक नारा है अभी दे दो। वो उनका हो सकता है। अगर ऐसा बात कोई होता तो हम लोग मंच से, हमको लगता है 5000 से ज्यादा मंच हम लोग साझा कर दिए होंगे। क्या हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि कल का कल कुड़मी समाज को आदिवासी समाज में आप हैसो ले आइए? उसकी तो प्रक्रिया होगी ना। प्रक्रिया उन्होंने कहा कि इस पर रिसर्च हो, जो सच्चाई है उस पर बात हो। हम लोग भी यही बात बोलते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल यूज हम लोगों ने नहीं किया कि मतलब कुड़मी समाज आदिवासी समाज में चला जाए, ऐसा हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया इस टर्मिनोलॉजी को। अच्छा, एक चीज इससे शायद क्लियर हो सकता है, मेरी समझ जो बनती है, पता नहीं आप क्या लीजिएगा, जयराम के स्टेटमेंट को मैं जहां तक समझा हूं, मुझे लगता है उनकी कोशिश है कुड़मी जाति को शेड्यूल कास्ट में डालने की। शेड्यूल कास्ट में, याद कीजिएगा, मैं आदिवासियत की बात कर नहीं रहा हूँ। आदिवासी होना एक अलग चीज है, शेड्यूल कास्ट होना एससी और एसटी का अंतर है। नहीं, एसटी बोलिए। एसटी होना एक अलग बात है और आदिवासी होना, एसटी के बात में इसलिए कर, शेड्यूल किसी को भी सरकार, राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, परंतु यदि उसे आदिवासी पैमाने पर उतारना होगा तो उसके लिए दुनिया में स्थापित नॉर्म्स हैं।
तो क्या जयराम महतो आदिवासी कुर्मी जाति को सिर्फ एसटी स्टेटस चाहते हैं या आदिवासियत का दर्जा चाहते हैं? इस पर तो उन्होंने खुले मंच पर बोला है कि जितने भी व्याख्यान करता है या जितने भी ऐतिहासिक पुरोधा है हमारे राज्य के, इस पर है सो रिसर्च करें, क्योंकि चर्चा होते रहती है। जो वास्तविक हो उस पर हो, हम लोग उस पर बहुत ज्यादा जाते नहीं है। अभी हम लोग का मुख्य मुद्दा है झारखंडियत, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, युवाओं ने जयराम महतो में एक बड़ा चेहरा देखा था, एक बहुत उनको लगता था कि जयराम महतो माने खुद मैं, युवा, उनका ही बेटा, उनका ही भाई, उनका ही दर्द, उनका ही जोश। आपने पूरे जोर से चुनाव लड़ा, सरकार बनाने का दावा किया, सीट मिली एक। यह जेल कैम्प के लिए निराश करने वाली बात है या जेल कैम्प यह मानती है कि यह एक सीट तो एक कदम है, आने वाले 5 वर्षों में मंजिल करीब है? सर, आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम तटस्थ होकर के बोल रहे हैं कि एक ऐसी विचारधारा, उसके बाद एक समिति, पहले तो विचारधारा, उसके बाद फिर समिति, और उसके बाद फिर पार्टी, और पार्टी के बाद फिर विधायक। अभी हम लोग यहाँ तक रुके हैं और इस 4 मंजिल को हम लोग पार किए। पहले हम बोले एक विचारधारा, आप भी एक विचारधारा है, हम भी एक विचारधारा है। उस विचारधारा को हम लोगों ने जिया पूरे झारखंड में महासंकल्प सभा के माध्यम से। जयराम महतो कोई विधायक नहीं थे, जयराम महतो कोई नेता नहीं थे, उनका कोई स्टेटस नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई नेता नहीं था, एक विचारधारा था। विचारधारा ने जब बड़ा रूप लिया तो एक समिति का रूप लिया, जिसको हम लोगों ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कहा। जब जेबी केसेस ने एक बड़ा रूप पकड़ा तो हम लोगों ने जेल कैम्प तक का सफ़र तय किया। जेल कैम्प तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया तो हम लोगों ने एक विधायक बनाया। मैं आपको आज बहुत ही आशापूर्ण भाव से और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम बता रहे हैं कि ये जो पार्टी है पूरे जेएमएम को देख चुकी है, पूरे आजसू को देख चुकी है, ये और बाबूलाल जी को देख चुकी है क्षेत्रीय राजनीति में। ये जो पार्टी है इसमें हाईली स्कॉलर्स हैं और इस बात की रिसर्च हो रही है कि किसी भी हाल में ये पार्टी डूबती नैया नहीं बनेगी और झारखंड के एक एक बात को, चाहे वो नीचे का बात हो या ऊपर का बात, पटल पर रखने का काम करेगी। और हम लोग का सदन और पटल जनता है और हम लोग जनता के बीच में रखते हैं। और 2029 में आपको बता दे रहे हैं 5 साल अभी बचा हुआ है और 5 साल में हम लोग एक दिन सोए नहीं। आप इस बात को विश्वास करिएगा। और हम लोग 29 में, आप चैनल का इंटरव्यू इसको आप सेव रखिएगा, 2029 में हम लोग सरकार में रहेंगे, इसका आपको दावा करके जा रहे हैं। एक चीज बताइए, एक आप राजनीतिक पार्टी हैं, अब तो हो चुके हैं, छात्र राजनीति से बाहर निकल चुके हैं। दावा किया जाता है कि आजसू का जो पतन हुआ, मैं पतन शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक प्रभाव हुआ है, जो 40 वर्षों से 35 वर्षों से झारखंडी अस्मिता की पहचान रही थी, संघर्ष का परिणाम रहा था, आज एक ही झटके में वह सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। और विश्लेषकों का दावा है कि उसके इस पतन के पीछे, उसके इस प्रभाव के पीछे उसका जो भाजपा के साथ जो दोस्ती हुई ना, वह बड़ा कारण रहा। वह अपने कोर एजेंडा को छोड़ करके भाजपा के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखने लगी। तो क्या आने वाले क्या आने वाले दिनों में जेल के भी उसी रास्ते नहीं जा सकती है? आपकी बात को और भावना से मैं सहमत हूं। मैं इस बात को मानता भी हूं और मैं चूंकि पार्टी के एक संघर्ष का साथी रहा हूं और पार्टी में एक उच्च स्थान पर हूं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हूं, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ यह बोल रहा हूं कि भाजपा हो और कांग्रेस हो, इसका कोई मुद्दा नहीं है राज्य में सरकार बनाने का। चाहे इन लोग का कोई धर्म भी नहीं है, इन लोग जेएमएम को उठा के सरकार बना लेगा, इन लोग बाबूलाल जी को लेकर के सरकार बना लेगा, इन लोग आजसू को लेकर के सरकार बना लेगा, इन लोग है सो लालू यादव के पार्टी को लेकर के सरकार बना लेगा, चिराग पासवान को लेकर के सरकार बना लेगा। इन लोग में कोई शर्म नहीं है। शर्म सिर्फ इसी ये है भाजपा और कांग्रेस का कि यहाँ सरकार बनाना है और यहाँ का कोयला का पैसा से पूरे भारत का चुनाव लड़ना है, झंडा बैनर का पैसा, विधायक खरीदना है, इन लोग का यही काम है। यहाँ सरकार सिर्फ इसलिए भाजपा और कांग्रेस, हम लोग बोलते हैं खुले मन से, भाजपा और कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह झारखंड में काम करती है। लास्ट सवाल, तो क्या जेल कैम्प जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कांग्रेस और भाजपा, आने वाले दिनों में इसके साथ गठबंधन या इसके साथ सत्ता में साझेदार होगी या नहीं होगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं है, सर्टेन नहीं है, लेकिन इस बात का दावा है कि अगर किसी के साथ अगर हम लोग आए
पॉलिटिक्स में एक साथ एक मंच में, तो याद रखिएगा कि हम लोग जमीनी हकीकत से नहीं भटकेंगे। वो पहला हकीकत ये होगा 1932 का खतियान, यहाँ की स्थानीय नीति, यहाँ की उद्योग नीति, यहाँ के बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूलों में 100% आरक्षण, यहाँ के सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण और खतियान आधारित जो यहाँ का हमारा स्थानीय नीति है, इन चीजों को, इन कोरम को जो लोग पूरा करेंगे, और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट जो कि सुदेश जी, बाबूलाल जी और हेमंत सोरेन आज तक गलती करते आए, ये चारों के साथ साथ जो पार्टी हमारे सीएम का चेहरा टाइगर जयराम माथुर को बनाएगी, और ये जो हम जो मुद्दा आपको बताएं, जो विचारधारा, जो हम आपको डिमांड बताएं, उस चीजों को जो एक्सेप्ट करेगी, हो सकता है मे भी, पार्टी का कोई अभी इस पर नहीं है स्टैंड क्लियर, लेकिन हो सकता है जब ये 5 चीज कॉरम पूरा करेगा, जिसमें सीएम टाइगर जयराम माथुर होंगे, तब हम लोग किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। भले ही वो पार्टी भाजपा भी हो। क्या भले, हाँ, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सीएम का फेस वही रहेंगे। तो ये थे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता, जिनका दावा है कि यदि कांग्रेस या भाजपा या कोई भी दल, केंद्रीय पार्टी टाइगर जयराम को अपना सीएम फेस बनाती है और इनके मुद्दों को स्वीकार करती है, स्थानीयता को स्वीकार करती है, और जो जेएलकेएम के दूसरे वादे है उसको अंगीकार करती है, तो जेएलकेएम को इनके साथ गठबंधन करने में, इनके साथ सरकार बनाने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी।